हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग इसमें करने वाले हैं। और टोटल दोस्तों हम लोग 150 से प्लस प्रश्न करेंगे, मतलब 150 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो या SSC की तैयारी करते हो या BPSC की तैयारी करते हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। पहला प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग फास्टली करेंगे क्योंकि 150 प्लस प्रश्न करेंगे, यानी कि 150 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इसलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 4 में है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। अगला प्रश्न करेंगे 5, निम्न में से किसे मानव माता यानी मदर ऑफ मैन कहा जाता है, ठीक है, मदर ऑफ मैन। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लूसी। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप में से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नर्मदा घाटी से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा घाटी में हथनोरा से, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा देखिए UPPCS 2008, नेट और JRF 2015 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 9 में है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 10, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि होमो इरेक्टस को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न 11 में है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निएंडरथाल को। और ये प्रश्न पूछा गया है, सॉरी ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ, अभी पूछा जाएगा बाद में, ठीक है, पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे। अगला प्रश्न करेंगे 12, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रो-मैग्नन मनुष्य। और ये देखिए प्रश्न पूछा BPSC 1994 में।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन मानव। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है RTS 2000 में। अगला प्रश्न करेंगे 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रो मैग्नन के नाम से। और ये प्रश्न पूछा गया UP PCS 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि होमो सेपियन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्लवरम। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है UPSC 2006 में। अगला प्रश्न करेंगे 17, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1863 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक भूवैज्ञानिक थे। और ये प्रश्न पूछा गया UP PCS 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 19 में है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूड को। और ये देखिए 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हथनोरा से। और देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः खालिस्तान था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृतिक। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि शिकार खेलना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न पूछा गया UP PCS 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न है 23, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिकार। ठीक है, देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 24, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? तो मनुष्य द्वारा जो खोज की गई थी सबसे बड़ी कौन सी खोज थी? तो ये थी 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आग जलाना। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने आग जलाना सीखे थे, सबसे बड़ी यही खोज थी। और ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये NTPC 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्फटिक के। ठीक है, ये स्फटिक के बने थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुरापाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न 27 में, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अहाड़ से। अगला प्रश्न करेंगे 28, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब से। ठीक है, पंजाब से मिले थे। अगला प्रश्न है 29 में, सिंहावल एक पुरास्थल है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि
निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न 30 में है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, देखिए यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 31 में है, संघावों गुफा पुरास्थल किस काल का है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मध्य पूर्व पाषाण काल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 में है, उच्च पूर्व पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेलन घाटी, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है बेलन घाटी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2005 और 11 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 35, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं। ठीक है, अंड कवक मिले हैं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पटने से। ठीक है, पटने से मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 36, आंध्र प्रदेश का मुच्छतल्ला चिंतामन्नु गावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में उच्च पूर्व पाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों 37 में है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एविलियन, एसयूलियन, फिर उसके बाद मुस्तेरियन, उसके बाद मेंडेलियन। ठीक है, मतलब ये कालानुक्रम से सजाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 38 में है, पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 39, उस पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बागौर से। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2004 में। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि मध्य पाषाण में। ठीक है, मध्य पाषाण में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 41 में है दोस्तों, 41 में बोल रहा है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है RAS RTS 2003 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 42 में है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुफाओं के चित्र। ठीक है, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है ये। और देखिए MPPSC 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 43, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृंग सिंह, यानी कि हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महदहा। ठीक है, महदहा, यहाँ से प्रमाण मिला है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के
बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बागोर। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया यूपी PCS 2005 में। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों यही सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा वीडियोज़ को। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 45 तो हो गया, नहीं हो, चलिए अब 45 करते हैं। 45 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, ये प्रश्न को देखिए यूपी PCS 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी PCS 2007 में। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि भीमबेटका। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी PCS 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सावधान के। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 49 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया नंबर 1 में भाजा, नंबर 2 में है भीमबेटका, और नंबर 3 में जौरा है, और नंबर 4 में अजंता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमको ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 ये भीमबेटका हो गया और जौरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 में है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी कि मध्यपाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 51 में है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कुत्तों को। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 1990 में। ठीक है, 1990 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 52 भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मध्यपाषाण काल से। ठीक है, मध्यपाषाण काल से अस्थि पंजर मिलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 53 किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक प्रस्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न करेंगे 54 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया नीचे कुछ नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन चुनिए। ठीक है, तो देखिए 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 एवं 3। ठीक है, मतलब नवपाषाणकालीन मानव जीवन की जो विशेषताएं थी वो थी खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। ठीक है, 1, 2, 3 जो है करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 55 में है मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना।
तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। ठीक है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न करेंगे 57। 57 में है प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन के उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बलूचिस्तान, और ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 58। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूँ। ठीक है, गेहूँ जो है दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज था। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 59। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के लिए खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिले थे, और ये देखिए यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 60। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि बेलन घाटी से, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 2004, एनईटी, जेआरईएफ 2007 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग 61। अगला प्रश्न है दोस्तों 61। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुलडी हवा से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 62। खाना बदोश आदमी यानी कि नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण काल में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है सीआरपीएफ 1990 में। ठीक है, सीआरपीएफ 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63। 63 में है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि कालपी से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 64। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि बुर्ज होम। ठीक है, और ये देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है 2003 और 2011 में। ठीक है, 2003 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 65। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि गुफ कराल से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 66। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1 एवं 2। ठीक है, यानी कि बुर्ज होम नंबर 1 में हो जाएगा, और नंबर 2 में जो है वो है गुफ कराल। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2008 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करेंगे 67। 67 में है भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, कश्मीर। ठीक है, और ये देखिए पूछा गया है यूपीएससी 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 68।
गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कश्मीर घाटी की नवपसानिक संस्कृति। ठीक है। और ये प्रश्न पूछा यूपी पीसीएस 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 69, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है। और ये प्रश्न है यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 70, राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दक्षिण भारत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 71 में चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न करेंगे 72, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बुर्ज होम में। अगला प्रश्न करेंगे 73, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मेहरगढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 74, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं इसको। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है। और ये तो कथन हो गया। कारण है और में अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अवसमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। अब देखिए 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, यानी कि ये जो है दोस्तों ये वाला सही है और आर जो है ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 75 में क्या करना है? तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ठीक है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बरूडी। अगला प्रश्न करेंगे 76, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल है और सूची 2 में राज्य है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 77, इसमें भी क्या करना है? सूची का मिलान करना है। ठीक है, ये नवपाषाणकालीन स्थल है और ये राज्य है। तो 77 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिला के बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कोलाडिहवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, कुतनूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर जो है ये कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 78 में है कि निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ठीक है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को। और ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी 2001 में। अगला प्रश्न करेंगे 79, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चालकोलिथिक एज। अगला प्रश्न करेंगे 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी,
यानी कि तांबा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है देखिए 2012 में। अगला प्रश्न करेंगे 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न करेंगे 82 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसको। ठीक है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ 82 का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये वाला होगा ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, ये तो काल है दोस्तों, ये काल है और ये अभिलक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 83 में दोस्तों वही है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ये काल है और ये विशेषता है उसकी। चलिए अगला प्रश्न, मतलब यहाँ पे देखिए पुरापाषाण काल जो है दोस्तों इसका विशेषता क्या था, तो जलाश्रय अधिवास था। मध्य पाषाण काल का विशेषता क्या है, तो नदी घाटी नदी तट आवास है। नवपाषाण काल का गर्त आवास है और ताम्रपाषाण काल का कच्चे एवं पक्के मकान। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 84 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें भी। तो ये स्थल है और ये संस्कृति है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 85 में बोल रहा है दोस्तों, इसको 85 में है मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटदा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों यूपीएससी 1996 में। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है अभी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि आहाड़। अगला प्रश्न करेंगे 87 में है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावित्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है। ठीक है, तो 87 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि मालवा संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 88, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृति है और ये क्षेत्र है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस तरह का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न 89, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, वही वाला है। ठीक है, तो 89 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ये क्षेत्र है और ये संस्कृति है उसकी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 90 में है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दैमाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 91 में है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि इनाम गांव। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 92 में है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मित्रभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मालवा।
अगला प्रश्न है 93। 93 में है ताम्रास्य या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा गया यूपी PCS 1997 में। अगला प्रश्न है 94। इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ताम्रपाषाणिक क्षेत्र है और ये समाधान है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। 94 का जो राइट आंसर है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये वाला, यानी कि ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 95। 95 में है निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 95 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, यानी ये सीरियल क्रम में है। पहले दोस्तों पाषाण काल आया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल और लास्ट में लौह काल आया। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा गया नेट JRF 2008 और 11 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 96। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 1300 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे 97। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 98। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है सही है। अगला प्रश्न करेंगे 99। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जन्माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, लौह तकनीकी के प्रसार पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 100। 100 में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में दोस्तों लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य है यहाँ पे 2 में। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। तो 100 का जो करेक्ट आंसर है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पे अंतरजी खेड़ा जो लौह उपकरण प्राप्ति हुआ था ये हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 9 जो प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था राजस्थान में, चिराज जो प्राप्त हुआ था ये बिहार में, और सादल जो प्राप्त हुआ था ये पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 100 का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 101। ठीक है, मतलब 101 करेंगे। इसमें बोल रहा है दोस्तों 101 में पहले 101वां क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसमें भी मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ठीक है, ये सारे राज्य हैं यहाँ पे, और ये लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है ये सारे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 102। 102 में है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 102 का ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 1 3 4। ठीक है, तो पहले दोस्तों कुरनूल होगा। ठीक है, उसके बाद दमदमा, उसके बाद टेकलकोट और लास्ट में नेकुंडन। ठीक है, नेकुंड। और ये प्रश्न पूछा गया UPSC 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 103। 103 में है निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। तो 103 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गैरिक मृतभांड संस्कृति OCP। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 104। महापाषाण संस्कृति हमें
दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो 104 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रें। और ये प्रश्न देखिए SSC 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 105, दक्षिण भारत वृहत्त पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, लौह काल से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 106, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में महापाषाण एक स्थल है और यहाँ पे राज्य है। तो इसको भी देखते हैं। 106 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ए का 1। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 107, इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, वही वाला है। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ये स्थल का नाम है यहाँ पे और ये समन संस्कृति है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 108। 108 में है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये वाला 1, 2 और 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो देखिए 1, 2, 3 जो है दोस्तों ये सही है। ठीक है, मतलब सभी सही यहाँ पे है। बस्ती स्थल जो है ये चिराद में है, समाधि स्थल और कल्लम में है, और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल है। ठीक है, पिकलिहल में है, सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 109, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना था, तो महापाषाण के प्रकार है ये, और ये समानार्थी शब्द है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 110। 110 में है चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो 110वां का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि डॉलमेन का। ठीक है, और ये प्रश्न UPSC 2002 में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 111वां कथन है और यहाँ पे कारण है। तो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 111वां का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, मतलब ए और ये दोनों सही है। इन रंगों के वृद्ध भांडों पर अलग से पुताई हुई है। ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 112 में भी वही है। तो 112 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों सही है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो 113 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति और चित्रित। और यहाँ पे नीचे है धूसर मृदभांड संस्कृति जो है ये उत्तरी काले पॉलिसी वाले मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 114। तो 114वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पे इसमें बोल रहा है ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूप से किससे संबंधित है। तो 114वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है 2006 में। अगला प्रश्न करेंगे 115वां। 115वां में है नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के
प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो 115 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 व 4 सभी सही है। ठीक है, ये सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 116 भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो 116 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बेला सुरगाम से। अगला प्रश्न करेंगे 117 में निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बागौर से। अगला प्रश्न करेंगे 118 भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो 118 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा लिंगसुगुर। ठीक है, लिंगसुगुर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 119 मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। ठीक है, तो 119 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि डार्विन। ठीक है, और इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न करेंगे 120 चार्ल्स डार्विन थे। तो 120 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी होगा, एक जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 121 चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे। ठीक है, कहाँ के वासी थे। तो 121 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे ये। अगला प्रश्न है 122 डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दैवीय उत्पत्ति मत का। अगला प्रश्न करेंगे 123 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन हैं। तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न करेंगे 124 चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा 1859 ईस्वी में 124 का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 125 द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी कि चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 126 निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो 126 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा यानी कि चार्ल्स डार्विन ने कहे थे ये। अगला प्रश्न करेंगे 127वां बोल रहा है पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया। तो 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 128वां ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से। अगला प्रश्न है 129 ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। तो 129 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा दक्षिणी मानव सम प्राणी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 130 पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है। तो पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों सीधा चलने वाला कपी मानव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सीधा चलने वाला कपी मानव। अगला प्रश्न करेंगे 131 होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है। ठीक है, तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि द्विपदी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 132 होमो सेपियन निएंडरथाल
नामकरण में नियंत्रथाल है, तो 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्थान। ठीक है, स्थान इसका नाम है। अगला प्रश्न करेंगे 133, नियंडरथाल स्थित है, तो 133 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 134, 134, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है, तो 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 135, क्रो मैग्नन स्थित है, तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है 136, इसमें बोल रहा है क्रो मैग्नन है, तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। ठीक है, अगला प्रश्न है 137, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, तो 137 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, हेम युग का। ठीक है, अगला प्रश्न है 138, हेम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, तो 138 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि होलोसीन का। अगला प्रश्न है 139, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, तो 139 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि आखेट यानी शिकार पर यह आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 140वां, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था, तो 140वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि मध्यपाषाण काल। अगला प्रश्न करेंगे 141, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है, तो 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये होगा गॉर्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गोल्डन चाइल्ड। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों 142वां, इसमें बोल रहा है नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी, तो 142 का राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि गॉर्डन चाइल्ड ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 143, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 144 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये दोनों सही है। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वासा करते थे। ठीक है, ये सही है, और इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 145वां, इसमें बोल रहा है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया, तो 145 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है 146वां, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो 146 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स 147वां, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, तो 147 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि पांडु राजार ढीवी। अगला प्रश्न है 148वां, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो 148वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चिरांद। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 149, नवपाषाणिक स्थल
पाइनथोरलंगथिन किस राज्य में स्थित है? तो 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है ये। अगला प्रश्न है 150, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? ठीक है, तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पय्यमपल्ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो 151 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आहड़ संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 152 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि नर्मदा टोली। अगला प्रश्न करेंगे 153वां, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो 153 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एच.डी. संकलियान ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 154, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो 154 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 155, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 155 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, 40। ठीक है, 40 प्रकार के मिले थे। अगला प्रश्न है 156, कथन और निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 156 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि आदिचनालूर। ठीक है, आदिचनालूर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कथन और कारण से, तो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ 157 का। इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, मतलब ए में जो लिखा हुआ है दोस्तों, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं, और आर में है कारण में इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 157 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 158, इसमें है भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो 158 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि गुणगेरिया से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 159, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुणनेरिया किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे स्थित यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 159 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 160, भोजपत्र यानी भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो 160 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, श्रृंगवेरपुर से। ठीक है, और ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 161 में, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 161 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये इलाहाबाद में स्थित है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 161 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, जो दोस्तों आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन की घंटी का निशान भी है, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे आसानी से। ठीक है, और लाइक शेयर करना दोस्तों न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।